हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करने वाले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है दोस्तों। आपके एग्जाम में जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये हेड में से रहता है। अब हर एक हेड के अंदर हम पहला सेक्शन जो डिस्कस करते हैं वो है चार्जिंग सेक्शन। यहां पे भी हमें वही सेक्शन डिस्कस करना है, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। अब यहां पे चार्जिंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 28। अब ये सेक्शन के अंदर टोटल 9 इनकम्स दी हुई है, 9। ये सारी इनकम्स पे आपको टैक्स जो है वो लगेगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहली इनकम कौन सी है? तो अगर आपको इनकम आ रही है फ्रॉम बिजनेस या फिर अगर आपको इनकम आ रही है फ्रॉम प्रोफेशन, तो ये दोनों चीज के वजह से जो भी इनकम आएगी वो आपको ये हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर एंड एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। एंड प्रोफेशन का मतलब क्या है? तो प्रोफेशन का डेफिनेशन सिर्फ 3 वर्ड्स का है दोस्तों, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। अब दोस्तों, अगर आपको ट्रेड के वजह से, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के वजह से जो भी इनकम आएगी वो ये हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। नंबर 2, आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप, दैट इज कॉमर्स, उसके वजह से कोई भी इनकम आएगी वो भी ये हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। एंड अगर आप प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो दोस्तों, तो भी आपकी इनकम यही हेड में टैक्सेबल होगी। अब दोस्तों आगे एक वर्ड आ रहा है एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। अब एडवेंचर और कंसर्न का मतलब क्या? तो एडवेंचर और कंसर्न का मतलब है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो विच इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, लेकिन उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब आप ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बार कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन 2 बार कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन 3 बार कर रहे हो, ऐसा कोई कंटिन्यूटी नहीं रहने वाला है, देयर इज नो गोइंग कंसर्न। बट ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर, तो भी आपकी इनकम यही हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद दोस्तों वर्ड आ रहा है प्रोफेशन। प्रोफेशन मींस इट इंक्लूड्स वोकेशन। अब प्रोफेशन का मतलब होता है डिग्री एंड क्वालिफिकेशन, एंड वोकेशन का मतलब होता है स्किल या टैलेंट। सो अगर आपको आपके डिग्री क्वालिफिकेशन के वजह से इनकम आ रही है या स्किल या टैलेंट के वजह से इनकम आ रही है, तो वो भी यही हेड में टैक्सेबल होगी। बट याद रखना, अगर डिग्री क्वालिफिकेशन की वजह से इनकम आ रही है एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो आपको इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। तो जैसे ही आप सीए बन जाओगे दोस्तों, तो सीए बनने के बाद कहना से अगर आपने किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट किया तो आपकी इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी? सैलरी में। बट अगर आपने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो इनकम कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट या सेकंड इनकम जिसपे आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो है कंपेंसेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो अगर सपोज मैं आपको कुछ गुड्स बेचने वाला हूं और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको गुड्स 10 दिन में बेचूंगा, एंड इन केस अगर मैं आपको गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया विद इन 10 डेज, तो देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मैं आपको बदले में कंपेंसेशन दूंगा। अब सोचो मैं 10 दिन में गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया और मैंने आपको कंपेंसेशन दिया, तो ये कंपेंसेशन आप लोगों के लिए क्या है? इनफ्लो है, इनकम है, आपको उस पर टैक्स लग जाएगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो देखो, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा एनकरेज करता है। सो अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे तो वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे हम आपको टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब उसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अब दोस्तों ये चीज क्या है? तो देखो, जब आप चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आपको ये इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। अगर आपने एक सर्टेन लिमिट ऑफ एक्सपोर्ट क्रॉस कर दिया तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा, या फिर ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक मिलेगा, या फिर ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी होगी तो आप विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी और बाय पेइंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कहने से आप इंपोर्ट कर पाओगे।
अब आपने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, आपके पास ये लाइसेंस या ये पासबुक या ये सर्टिफिकेट आ चुका, लेकिन अगर आपके काम का नहीं है ये लाइसेंस या ये पासबुक या सर्टिफिकेट, तो आप इसको बेच सकते हो। आपने बेचा तो इस पे जो भी प्रॉफिट आएगा दोस्तों, ये प्रॉफिट पे हम आपको टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा दे रही है, सो आप अपने एक्सपोर्ट्स जो है गुड्स के वो कम रेट पे कर पाओ, इसीलिए गवर्नमेंट आपको कुछ असिस्टेंस दे रही है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट आता है दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक करके। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि जब आप चीजें इंपोर्ट करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लायबल टू पे कस्टम्स ड्यूटी, बट अगर वही गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिए तो आपने जो भी कस्टम ड्यूटी पे किया होगा वो आपको रिफंड मिल जाता है। सो आपने इंपोर्ट किया, आपने कस्टम ड्यूटी पे किया, पीएनएल में डेबिट किया, एंड अभी वही गुड्स अगर एक्सपोर्ट किए, कस्टम ड्यूटी का रिफंड आया जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, वो ड्यूटी ड्रॉबैक आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है कि अगर आप लोगों को कोई परक्विजिट मिला है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मैंने इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था, याद करो कि कार्तिक आर्यन जो है उन्होंने जब भूल भुलैया 2 मूवी की थी तो उन्हें कार मिली थी टी सीरीज से। अब वो कार क्यों मिली थी? बिकॉज ऑफ हिज वोकेशन, तो वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगी? कार अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कि अगर एक पार्टनर है और वो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रही है, तो ये पार्टनर को टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब याद करो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। कौन होता है कीमैन? कीमैन का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके नाम पे पॉलिसी लेता है और ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियम पे करता है टू इंश्योरेंस कंपनी। जो भी प्रीमियम पेमेंट्स होंगे कहने से वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। अब कल उठ के जब अमाउंट मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, हम ये देखते थे कि ये अमाउंट किसको मिल रहा है। अगर एम्प्लॉई को अमाउंट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, अंडर द हेड सैलरीज। अगर कोई पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है उसको अमाउंट मिल रहा है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, एंड अगर किसी अदर पर्सन को अमाउंट मिल रहा है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट मतलब आपने कुछ स्टॉक खरीदा था, फिर थोड़े टाइम बाद आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल असेट, और अब वो आपके लिए कैपिटल असेट है, और फिर आप फ्यूचर में जाके वो कैपिटल असेट बेच रहे हो। सो जब से आपने स्टॉक खरीदा तब से लेके कन्वर्ट किया, कहने से जो भी इनकम होगी या जो भी अप्रिसिएशन होगा वो आपको टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड उसके बाद जो भी अप्रिसिएशन होगा वो टैक्सेबल होना चाहिए अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सो देखो आपने स्टॉक खरीदा 100 में, अब 100 में खरीदा तो आपने परचेजेस में लिख दिया होगा 100, उसके बाद आपने बेचा नहीं है अभी तक, तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में आ चुका 100, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में आया 100, वापस से क्लोजिंग में आया 100। अब आपने उसको किसी भी एक ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रोविजन क्या बोल रहा है सेक्शन 28 के जिस भी ईयर में आपने उसको कन्वर्ट किया होगा, जिस भी ईयर में आपने उसको कन्वर्ट किया होगा इनटू कैपिटल असेट, तो वो टाइम पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप पीएनएल में क्रेडिट कर देना, और वही फेयर मार्केट वैल्यू जब आप कैपिटल गेन्स की इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद 8th पॉइंट 35 एडी करके आप लोगों ने सेक्शन पढ़ा हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर आपने कोई असेट खरीदा हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अगर आपने कोई असेट परचेज किया है, कहने से असेट की फुल कॉस्ट आपको माइनस करने मिल जाती है। अब वही असेट अगर सेल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिस्कार्ड हो जाता है, तो जो भी पैसा मिलेगा फ्रेंड्स, जो भी पैसा मिलेगा वो सब कुछ आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट केस, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन अग्रीमेंट फॉर not carrying out any activity in relation to business and profession or not sharing license, franchisee or any other business or commercial right of similar nature। अब थोड़ा सा याद करो, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 3 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से एक बोल रहा है कि अब मैं वो प्रैक्टिस में से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मुझे ये प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करना है। सो दूसरे 2 लोगों ने उसको बोला
कि भाई तू आगे जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा और उसके लिए हम तुझे अमाउंट देंगे, दिस इज लाइक नॉन कॉम्पीट फीस। तो ये जो नॉन कॉम्पीट फीस दी जाती है वो भी आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद दोस्तों आपको ये हेड में टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, सो कौन से ईयर में, मतलब आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा। तो यहां पे असेसी के पास ऑप्शन है, आइदर ही कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और ही कैन फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसे जो भी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है, सो ये ऑप्शन है। अब दोस्तों फॉर्मेट क्या होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, तो देखो आपको एग्जाम में एक पीएनएल अकाउंट दिया जाएगा और ये पीएनएल अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस डेबिट किए होंगे, कुछ इनकम्स क्रेडिट की होगी और यहां पे नेट प्रॉफिट दिया होगा आपको। सो आपको स्टार्ट ये नेट प्रॉफिट से करना है जो पीएनएल अकाउंट में दिया हुआ है। पीएनएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें लेस होगी, ये ऐड लेस करके आपको निकालना क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट्स आप लोगों को निकालने हैं। अब क्या चीजें ऐड होगी और क्या चीजें लेस होगी वो हम लोगों को पढ़ना है, सो ध्यान से समझो। यू विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन यू विल ऐड, क्या ऐड करोगे, एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड, जो डेबिट कर दिए लेकिन अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है वो सारे ऐड कर दो। फिर उसके बाद क्या ऐड करो, इनकम्स विच आर नॉट क्रेडिटेड, आपने जो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिखनी चाहिए थी कुछ आपने नहीं लिखी है, तो वो भी क्या कर देना दोस्तों, वो भी ऐड कर देना। उसके बाद एक्सपेंसेस विच आर नॉट डेबिटेड, नॉट बट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब माइनस करने मिलने चाहिए आपने नहीं किए थे वो लेस कर दो। एंड जो भी इनकम्स आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिख दी है लेकिन लिखनी नहीं चाहिए थी, क्यों, क्योंकि वो दूसरे हेड में टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है, वो लेस कर दो। अब जितना भी ऐड है उसका टोटल कर दो, जितना भी लेस है उसका टोटल कर दो और ये नेट प्रॉफिट में ये ऐड करके ये लेस करके फाइनल आंसर जो मिल जाएगा दैट इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स इसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। उसके बाद आता है एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, क्या वही इनकम्स उठाओ जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी और उसमें से वही एक्सपेंस माइनस करो जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड है, तो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ दी सम्स में हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड्स के हिसाब से ही सॉल्व किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से भी करवाए थे। उसके बाद दोस्तों अब स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 30। अब सेक्शन नंबर 30 से लेके 30 से लेके 37(1) में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए हैं विच आर अलाउड एज अ डिडक्शन। क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हो। सो अब ये सारे एक्सपेंसेस अगर पीएनएल में डेबिट हो चुके ना दोस्तों तो कोई इफेक्ट मत देना, क्योंकि आपने डेबिट ऑलरेडी कर दी है, लेकिन अगर नहीं किए तो आपको लेस करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 30 में क्या दिया है, तो सेक्शन नंबर 30 बोलता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। ये 4 एक्सपेंसेस अगर आपने किए हैं इन रिलेशन टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है वो यूज हो रही है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो फिर हम आपको ये चारों एक्सपेंस माइनस करने देंगे। अगर आप बिल्डिंग के टेनेंट हो तो चारों एक्सपेंस अगर आपने किए हैं तो माइनस कर सकते हो, और अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो तो फर्स्ट एक्सपेंस तो आपका होगा नहीं रेंट, तो आप ये 3 एक्सपेंस करोगे तो हम आपको माइनस करने देंगे। बस बिल्डिंग यूज होनी चाहिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर आ रहा है सेक्शन नंबर 31, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। अब प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करोगे, हम आपको ये रिपेयर्स का खर्चा, इन इंश्योरेंस का खर्चा माइनस करने देंगे। आप ओनर रहो या आप टेनेंट रहो, हम आपको माइनस करने देंगे। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के रिलेशन में रेंट पे किया है, रेंट, अगर आपने रेंट पे किया है और अब आप टेनेंट हो तो ही रेंट पे करोगे, ओनर होगे तो रेंट आएगा ही नहीं, तो हम आपको ये अलाउ करेंगे बट अंडर 37(1). 31 के अंदर हम आपको ये खर्चा माइनस करने नहीं देंगे। 37(1) क्या था दोस्तों, याद करो तो 37(1) इज जनरल डिडक्शन। जो भी एक्सपेंस 30 से लेके 36 में कवर्ड नहीं है वो सारे 37(1) में कवर्ड है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है सेक्शन नंबर 32।
क्या है सेक्शन नंबर 32? डिप्रीसिएशन। अब पहली चीज हम आपको डिप्रीसिएशन माइनस करने कब देंगे, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो आप डिप्रीसिएशन माइनस कर सकते हो। पहला, असेट जो है वो ये कैटेगरीज के अंदर फॉल होना चाहिए। अब याद करो तो इसमें टेंजिबल असेट्स में लैंड कवर्ड नहीं है और इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल कवर्ड नहीं है। सो आपका असेट जो है वो ये कैटेगरीज के अंदर फॉल होना चाहिए। सेकंड, आप असेट के कौन होने चाहिए? ओनर होने चाहिए। एंड ओनर का मतलब क्या? बेनिफिशियल ओनर। एंड बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या? द वन हु हैज इन्वेस्टेड इन द असेट। नेक्स्ट, असेट्स आपको यूज करने पड़ेंगे फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड यूज में एक्टिव यूज भी तो चलेगा ही, पैसिव यूज भी चलेगा। एक्टिव यूज एंड पैसिव यूज कुछ भी चलेगा। पैसिव यूज का मतलब होता है असेट्स आर केप्ट रेडी फॉर यूज। फिर हमने असेट्स को 4 क्लास में डिवाइड किया था, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद दोस्तों रेट्स ऑफ डिप्रीसिएशन दिए गए हैं। तो बिल्डिंग के अंदर अगर रेसिडेंशियल यूज रहा एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस तो 5% है। कमर्शियल यूज रहा इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस 10% है। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे 40%, फर्नीचर के ऊपर 10%। प्लांट एंड मशीनरी एक आपका रेसिड्यूरी हेड की तरह है यहां पे, या रेसिड्यूरी क्लास की तरह है कि जो भी असेट्स फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल नहीं है वो सब प्लांट एंड मशीनरी में आएंगे। अब उसमें अगर मोटर कार है, मोटर कार, और मोटर कार परचेज की गई थी ये डेट्स के बीच में, दैट इज 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, और उसको आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया था बाय 31 मार्च 20, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अलग है एंड अदर केसेस में रेट अलग है। अब आपको देखना पड़ेगा आप मोटर का किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। हायरिंग बिजनेस होगा तो 45% एंड 30%, एंड अदर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन होगा तो 15% एंड 30%। आप 15 एंड 30 याद रखो, एंड अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसमें 15% जोड़ देना। फिर उसके बाद शिप्स के केस में 20%, एयरक्राफ्ट के केस में 40%, कंप्यूटर, बुक्स, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, विंड मिल्स, ये सब जगह पे 40%, ऑयल वेल्स के केस में 15%, प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ क्वेश्चन में दिया है, जनरल रेट आप लोगों को लेना है 15%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के केस में वापस है 40%। इंटेंजिबल में एक ही रेट है 25% एक्सक्लूडिंग गुडविल, वो मैंने ऊपर ही बता दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है सिस्टम ऑफ डिप्रीसिएशन। आप क्या सिस्टम फॉलो करोगे डिप्रीशिएट करने के लिए? एक होता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम और एक होता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम में आप एक एक असेट पे डिप्रीसिएशन इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे। ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में आप असेट्स के ग्रुप बनाओगे। अब ग्रुप कैसे बनाने? असेट्स फॉलोइंग इन सेम क्लास एंड हैविंग सेम रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इज वन ब्लॉक। उसके बाद दोस्तों ये दोनों सिस्टम में से हमें फॉलो कौन सा करना है? तो इट इज कंपलसरी फॉर ऑल असेसीज टू फॉलो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। लेकिन जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स है उनको ऑप्शन दिया गया है कि या तो वो इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं या फिर वो लोग ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन क्या होगा? तो ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करोगे तो WDV मेथड, इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करोगे तो SLM मेथड। देखो SLM मेथड आएगी किसमें? सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में, और अगर वो लोगों ने इंडिविजुअल सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया तो, नहीं तो बाकी सबके लिए तो ब्लॉक ही कंपलसरी है तो WDV आएगा, और पावर जनरेटिंग भी ब्लॉक फॉलो करेंगे तो WDV आएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन, आपको यहां पे जो डिप्रीसिएशन है वो कितना परसेंटेज लगाना है? तो एक तो जो रेट सिखा है मैंने वो परसेंटेज लगाने, या फिर उसका आधा करना है, हाफ रेट कब आएगा? तो जब आपने असेट करंट ईयर में खरीदा होगा, करंट ईयर में, और आपने उसको यूज किया होगा करंट ईयर में ही फॉर लेस देन 180 डेज, तो हाफ रेट आएगा, एंड इन ऑल अदर केसेस फुल रेट आएगा। उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को यहां पे नीचे दिए हुए हैं, क्लास में अपन ने डिस्कस भी किए थे। अब दोस्तों ये आपका फॉर्मेट है टू कैलकुलेट डिप्रीसिएशन। देखो पहले आपको ओपनिंग WDV ऑफ असेट्स लेना है। पहले आप कोई भी ओपनिंग WDV ले लो असेट्स की, जिसमें नंबर लिखना और वैल्यू लिखना, और ये जो फॉर्मेट है याद रखना पर ब्लॉक फॉर्मेट है, पर ब्लॉक। सो अगर आपके बिजनेस में 4 ब्लॉक्स बनते हैं तो ये फॉर्मेट आपको 4 बार बनाना पड़ेगा। सो उसमें पहले ओपनिंग WDV ऑफ असेट्स लिखो, आप लिखो नंबर कितना है और वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद ऐड करो ऐसे असेट्स जो आपने करंट ईयर में खरीदे और करंट ईयर में यूज किए फॉर लेस देन 180 डेज।
वापस से नंबर एंड वैल्यू, एंड इन ऑल अदर केसेस मतलब ऐसे असेट्स जो 180 डेज से ज्यादा यूज हुए, नंबर एंड वैल्यू। लेस करना क्या, अगर आपने असेट बेचा है, डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्कार्ड हुआ है, तो कितना नंबर डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्कार्ड हुआ है या सोल्ड हुआ है, एंड उसमें कितना पैसा आया है, कितना पैसा आया है, वो लेस कर देना। आपको मिल जाएगा क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मेट आपको लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे बनाना है, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। और लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे ये नंबर ऑफ असेट्स और ये जो वैल्यू ऑफ असेट्स है, ये दोनों चीजें दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव है, तब तक आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे और फिर लेस कर दोगे डेप्रीसिएशन विच इज एक्चुअली अलाउड, एंड जो क्लोजिंग WDV मिलेगा यू कैन से वो आफ्टर डेप्रीसिएशन आपको मिल जाएगा। सो ये आपका फॉर्मेट रहेगा पर ब्लॉक फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आप बनाओगे ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। याद रखना, ये क्लोजिंग WDV में जो भी नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ असेट्स है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, तब तक आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे। याद करो आपको क्या सिखाया था कि यहां पे हम ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करते हैं, सो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हमने कौन से असेट्स बेचे, हमने कौन से असेट्स बेचे, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम ब्लॉक फॉलो कर रहे हैं। सो इसीलिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि यू फॉलो फीफो मेथड, बट फीफो मेथड किसके लिए, असेट्स के लिए नहीं। असेट्स तो देखने ही नहीं है कौन से बेचे हैं, सिर्फ देखो असेट्स पॉजिटिव है कि नहीं। आप फीफो मेथड फॉलो करना फॉर वैल्यू ऑफ असेट्स, फॉर वैल्यू ऑफ असेट्स। तो पहले ये वैल्यू ओपनिंग में से जाएगी, फिर ये वैल्यू मोर देन 180 डेज वाले में से जाएगी, और फिर ये वैल्यू लेस देन 180 डेज में से जाएगी। सो वो मैंने आप लोगों को सिखाया था। अच्छा, अगर कोई भी चीज यहां पे नेगेटिव या निल हो जाती है तो फिर आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा। एंड थोड़ा सा याद करो, डेप्रीशिएबल असेट जब भी ट्रांसफर होंगे तो जो भी गेन या लॉस होता है दोस्तों, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म। सो वो एक चीज ध्यान में रखना। सो ये आपका ब्लॉक का फॉर्मेट है, पर ब्लॉक का फॉर्मेट है। उसके बाद दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डेप्रीसिएशन करके। अब एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 BSC। अब जो ये अपन ने कैलकुलेशन ऊपर पढ़ा, दैट इज नॉर्मल डेप्रीसिएशन। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो माइनस करने देंगे ही, साथ साथ में हम आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन भी माइनस करने देंगे। अब एडिशनल डिप्रीसिएशन किसको मिलेगा, तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिजनेस में एंगेज्ड है। कौन से असेट पे मिलेगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी पे। और प्लांट एंड मशीनरी में भी इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी का लिस्ट दिया है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, एंड प्लांट एंड मशीनरी हुज 100% कॉस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन इन फर्स्ट ईयर। ये 4 असेट्स के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या रेट होगा एडिशनल डेप्रीसिएशन का, इट इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ना, नॉट WDV, वो याद रखना। इस पे मैंने आप लोगों को सम भी करवाया हुआ था, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अब दोस्तों आपने अगर करंट ईयर में असेट खरीदा है और यूज किया है फॉर लेस देन 180 डेज, तो आपको करंट ईयर में 10% ही लेना है और बैलेंस 10% आपको नेक्स्ट ईयर लेना है। आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन एक असेट पे एक ही बार मिलेगा, एक असेट पे एक ही बार मिलेगा। एंड नेक्स्ट, अगर आपका बिजनेस है ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, और उस पे भी आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, अब पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में अगर वो लोग इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, तो डेप्रीसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा वो हम लोगों को पढ़ना है। सो देखो, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है। सेकंड, इनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा जब ये लोग फर्स्ट ईयर अपना यू कैन से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब। सो फर्स्ट ईयर में जब अपना वो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब उनको बताना पड़ेगा कि क्या वो लोग इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं कि ब्लॉक। एंड एक बार एक ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुका तो वो फाइनल रहेगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ने ये अपना इंडिविजुअल असेट सिस्टम ऑप्ट किया तो इनको एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब देखो यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अब 100 का असेट था, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10% एंड ये असेट हमने थर्ड ईयर में ट्रांसफर कर दिया। तो 10% रेट है, तो हर साल आपका डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। 2 साल डेप्रीशिएट किया आपने, 2 साल बाद उसकी WDV हो गई थी 80। अब अगर यही असेट आपने 80 से कम में बेचा, कम में, तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन। टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अच्छा, 80 से अगर ज्यादा में बेचा है और 100 तक आपको पैसा मिला हुआ है, 100 तक, मतलब 80 से ज्यादा में बेचा और 100 तक कुछ भी पैसा मिला है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज, और वो आपका पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। और 100 से भी अगर ज्यादा मिला हुआ है तो फिर वो बन जाता है आपका कैपिटल गेन्स। मतलब अप टू 100 जितना भी प्रॉफिट होगा, WDV से 100 तक जितना भी प्रॉफिट होगा, दैट इज योर बैलेंसिंग चार्ज, और उसके बाद कैपिटल गेन्स। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है आपको असेट पे डेप्रीसिएशन कौन से अमाउंट पे मिलेगा। तो देखो, जो भी असेट के लिए प्राइस पे किया है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करो, जो भी इंटरेस्ट पे करोगे अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज वो ऐड करो, जीएसटी आप लोग ऐड करना इफ आईटीसी इज नॉट अलाउड। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो ऐड कर देना, सब्सिडी जो है वो लेस कर देना, आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। इतने पे आपको डेप्रीसिएशन लेना है। उसके बाद एक नोट दी गई है क्या, कि अगर आप एक ही दिन में 10,000 के ऊपर कोई पेमेंट कर दोगे किसी भी असेट के लिए, और वो आप प्रिस्क्राइब्ड मोड से पेमेंट नहीं करोगे, मतलब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब जो प्रिस्क्राइब मोड्स है उससे पेमेंट नहीं करोगे, तो ऐसे असेट्स के ऊपर हम आपको डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। सो अगर आपने एक ही दिन में 10,000 के ऊपर पेमेंट कर दिया और आपने प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किया, तो फिर हम आपको उस पर डेप्रीसिएशन नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इज असेट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस देन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। आपने एक असेट खरीदा जो पहले यूज किया फॉर पर्सनल पर्पस और फिर आपने यूज करना स्टार्ट किया है बिजनेस पर्पस के लिए, और वो असेट अगर बिल्डिंग है तो आप बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट ले लेना और उसमें से ऐसा समझना कि ये असेट स्टार्टिंग से हम बिजनेस के लिए यूज करते तो कितना डेप्रीसिएशन माइनस होता, जो भी अमाउंट बचेगा इतने पे अब आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। एंड अगर कोई अदर असेट है तो जितना एक्चुअल कॉस्ट होगा वही अमाउंट पे आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। सो अगर कार खरीदी 5 लाख की 4 साल पहले और फिर आप बिजनेस में लेके आए, 4 साल तक पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, आपको 5 लाख पे ही डेप्रीसिएशन मिलेगा। एंड अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के केस में 5 लाख को आप डेप्रीशिएट करते जाओ, डेप्रीशिएट करके जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी अभी उस पर आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, असेट यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस। सो अगर असेट पार्टली ऑफिस के लिए यूज हुआ एंड पार्टली बिजनेस के लिए यूज हुआ है, तो जितना पार्टली बिजनेस के लिए यूज हुआ एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो जितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है ना, उतना खर्चा आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, उतना खर्चा आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो जितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है। और याद रखना, जितना अमाउंट आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा ना, उतना ही आप लोगों को डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस करना है। उतना ही अमाउंट, मतलब जितना ऑफिस के लिए यूज हुआ होगा या बिजनेस के लिए यूज हुआ होगा, उतना ही अमाउंट आप डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस करोगे। नेक्स्ट, असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड। अब अगर आपने असेट बेचा है और वापस से वो असेट खरीद लिया है, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट। तो आप जब ट्रांसफर कर रहे थे वो असेट, तब की डब्ल्यूडीवी देखेंगे और रीएक्विजिशन कॉस्ट देखेंगे, विच एवर इज लोअर उस पे आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा। सो ये आपका डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 35 क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च में 2 पार्ट्स थे। पहला था इन हाउस रिसर्च, मतलब क्या, आपका खुद का बिजनेस है और आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसमें आपको खर्चे माइनस करने तभी मिलेंगे जब रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस होगा। अब दोस्तों इसमें 2 टाइप के खर्चे हो सकते हैं, पहला प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस एंड दूसरा पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। प्री कमेंसमेंट में रेवेन्यू खर्चा हो सकता है, कैपिटल खर्चा हो सकता है। तो अब प्रोविजन क्या है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस हम आपको माइनस करने देंगे, प्री कमेंसमेंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हम आपको माइनस करने देंगे। कब? अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ वो ईयर में मिलेंगे। कितने साल पे मिलेंगे? प्रीसीडिंग 3 इयर्स के मिलेंगे। अब रेवेन्यू खर्चे जो भी हुए रहेंगे उसमें सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट प्लस मटीरियल इज अलाउड। सो ये 2 ही खर्चे मिलेंगे। कौन से? एक सैलरी, वो भी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, एंड मटीरियल, ये 2 खर्चे अलाउड है।
एंड कैपिटल खर्चे तुम करो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सारे खर्चे अलाउड है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस सारे अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन, मतलब क्या, रिसर्च कोई और कर रहा है, आप पैसा डोनेट कर रहे हो। अब ये खर्चा रिलेटेड हो बिजनेस के या अनरिलेटेड हो, आपको माइनस करने मिलेगा, रिलेटेड और अनरिलेटेड, बट नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अब अगर आप डोनेशन दे रहे हो एंड सामने वाला पर्सन साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, और कौन कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, इंडियन कंपनी, नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, तो आपको हम 100% खर्चा माइनस करने दे देंगे। एंड अगर सामने वाला पर्सन सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रहा है, और वो कौन होना चाहिए, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, तो भी हम आपको 100% पीएनएल में डेबिट करने दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, जो भी असेट आपने खरीदा होगा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर वो असेट खरीदते वक्त आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, सपोज 10 लाख का असेट था तो 10 लाख पूरा पीएनएल में डेबिट हो चुका है। अब यही असेट सेल हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका या डिस्कार्ड हो चुका है, और आपको 8 लाख मिला है या 10 लाख मिला या 12 लाख मिला है, तो जितना आपने पीएनएल में डेबिट किया था, डेबिट 10 लाख डेबिट किया था खरीदते वक्त, तो 10 लाख तक आपको जब मिलेगा पैसा बेचते वक्त, तो वो पीएनएल में क्रेडिट करते जाना है। अगर 10 लाख से ऊपर मिला तो फिर बैलेंस इज योर कैपिटल गेन्स। एंड सोचो, अगर तुमने कोई असेट खरीदा फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड वहां पे असेट यूज करने के बाद तुमने उसको बेचा नहीं, अपने बिजनेस में ही ले लिया, तो बिजनेस के अंदर तो जो ब्लॉक होगा उसमें उसकी वैल्यू क्या लेनी है, निल। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 35 AD, दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस का जो प्रोविजन है वो क्या है, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC में आपको ये स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब क्या दिया है यहां पे, तो यहां पे आप लोगों को 14 बिजनेसेस का लिस्ट दिया हुआ है। ये 14 बिजनेसेस हैं जिनको हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेस कंसिडर किया है, स्पेसिफाइड बिजनेस। अब अगर आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस करोगे तो आप लोगों को रेवेन्यू खर्चे तो 30 से लेके 37(1) में जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से माइनस करने मिलेंगे, लेकिन जितने भी आपने कैपिटल खर्चे किए होंगे वो 35 AD के हिसाब से आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। सो ये 14 बिजनेसेस है जो आपको याद होने चाहिए। कौन से बिजनेसेस है, स्पेसिफाइड बिजनेसेस। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो 35 AD बोलता है कि जितने भी आपने कैपिटल खर्चे किए होंगे वो सारे हम आपको पीएनएल में डेबिट करने देंगे। रेवेन्यू तो मिलते ही है माइनस करने, कैपिटल भी मिलेंगे। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड। बस दो खर्चे अलाउड नहीं है, पहला लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने कोई खरीदा तो, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट, कोई भी कैपिटल खर्चा करोगे एक ही दिन में 10,000 के ऊपर पेमेंट करोगे और प्रिस्क्राइब्ड मोड से आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। सो ये दो खर्चे अलाउड नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे अलाउड है। कब, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडेड वो सारे के सारे खर्चे क्या हो चुके हो, कैपिटलाइज हो चुके हो। नेक्स्ट, आपका बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए, याद करो मैंने आपको ये सिखाया था। फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। आपका जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। टोटल वैल्यू, और टोटल मतलब इसमें ओल्ड प्लस न्यू सब ऐड कर देना, उसका 20% निकालो। आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी या तो 20% या उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करवाई हुई है एंड प्लस आप इंडिया में उसके फर्स्ट यूजर हो और इस असेट पे अभी तक किसी ने भी डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे मशीन को आप न्यू मशीन कंसिडर करोगे। ऐसे मशीन को आप न्यू मशीन कंसिडर करोगे। उसके बाद नो डबल डिडक्शन। थोड़ा सा याद करो, जो सेक्शन 10AA है या फिर जो चैप्टर 6A हेडिंग C है उसके अंदर जो डिडक्शंस दिए गए हैं, सो सेक्शन 10AA एंड चैप्टर 6A हेडिंग C के डिडक्शंस आपको लेने के नहीं। फिर उसके बाद 6.3
ये जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस होगा उसका जो भी लॉस होगा वो आप सेट ऑफ कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब में, और ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा, ये लॉस के केस में और एक पॉइंट याद करो, आपने अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया ये डेट या इसके बाद, ये डेट या इसके बाद, यहां पे जो भी डेट्स दी गई है ये डेट या इसके बाद, तो आपको 35 एडी एप्लीकेबल होगा। सो अगर आपने एक स्पेसिफाइड बिजनेस अभी स्टार्ट किया ये डेट या इसके बाद, तो आपको 35 एडी का बेनिफिट मिल रहा होगा। बट अगर आपने कोई बिजनेस ये डेट से पहले स्टार्ट किया लेकिन वो है स्पेसिफाइड बिजनेस ही, बट तब 35 एडी एप्लीकेबल नहीं था, तो उसमें प्रॉफिट आ रहा है और इसमें लॉस आ रहा है, क्या ये लॉस आप उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हो? आंसर इज यस। बिजनेस स्पेसिफाइड होना चाहिए, फिर आपको सेक्शन 35 एडी में बेनिफिट मिला हो या ना मिला हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो आपने लॉस क्लेम किया है अंडर 35 एडी, ये लॉस आप दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, और दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस का यू कैन से आपको बेनिफिट 35 एडी में मिला हो या ना मिला हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशंस। होटल्स जो होती है अगर उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे दी है, यू कैन से मैंने होटल बनाया और मैंने फ्रेंचाइजीज दे दी, मैंने किसी को रन करने के लिए दे दिया है, तो मुझे 35 एडी का बेनिफिट मिलेगा। ऑडिट क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद अगर तुमने कोई भी असेट खरीदा है, समझना दोस्तों, असेट खरीदा है एग्जांपल 10 लाख का फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, तो जब खरीदा होगा तो फुल कॉस्ट आपने पीएनएल में डेबिट कर दी होगी। अब यही असेट सेल हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ या डिस्कार्ड हुआ है, और आप लोगों को 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख मिला है, जितना भी पैसा मिला, कॉस्ट तक मिला या कॉस्ट से ज्यादा मिला, हमेशा याद रखना इट विल बी पीएनएल क्रेडिट एज पर सेक्शन नंबर 28। क्या हो जाएगा वो? पीएनएल क्रेडिट आपकी इनकम मानी जाएगी। एंड इफ असेट इज नॉट सोल्ड, डिस्ट्रॉय और डिस्कार्डेड, तो वो असेट यूज होना चाहिए फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल के लिए यूज होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपने 8 साल के पहले ही सोचो स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट कर दिया, सी अगर 8 साल के पहले बेच दिया तो ये प्रोविजन आएगा। बेचा तो हमेशा यही प्रोविजन आएगा, 8 साल के अंदर बेचा, 8 साल के बाद। बट 8 साल तक अगर आपने बेचा नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डिस्कार्ड नहीं हुआ, तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस से इसको शिफ्ट कर दिया है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो क्या होगा? तो 8 साल के बाद किया, 8 साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट करो। नॉन स्पेसिफाइड में यह असेट ब्लॉक में चला जाएगा और ब्लॉक में उसकी वैल्यू निल लिख देंगे। कितनी लिख देंगे? निल। लेकिन अगर सोचो आपने कोई असेट 100 लाख का खरीदा था और आपने उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया था 100 लाख, और फिर आपने 2 साल स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज किया, 2 साल बाद 3rd ईयर में आपने उसको शिफ्ट कर दिया नॉन स्पेसिफाइड में। सो अब प्रोविजन क्या बोल रहा है कि 100 लाख आपने डेबिट किया था। अब ऐसा सोचो कि यह 100 लाख अगर डेबिट नहीं होता तो आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ये असेट पे डेप्री मिलता, तो वो कितना डेप्री मिलता? एग्जांपल लो कि अगर डेप्री 30 लाख होता, तो अब आप एक काम करो, कितना बचा? 70 लाख बचा। ये 70 लाख को आप इनकम मान लो अंडर 35 एडी, और यही 70 लाख पे हम आपको डेप्रीसिएशन देंगे इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। सो ये रूल याद रखना। उसके बाद दोस्तों 35 DDA क्या दिया हुआ है? 35 DDA के अंदर वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अब दोस्तों वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन जो है वो आपको माइनस करने मिलेगा इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग विथ अ प्रीवियस ईयर इन विच कंपेंसेशन वाज पेड। जिस ईयर में आपने पे किया उस ईयर से हम आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में माइनस करने देंगे। नेक्स्ट 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का प्रोविजन क्या है कि जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट होने के पहले खर्चे किए होंगे, जो ये लिस्ट के अंदर कवर्ड है, उतने खर्चे हम आपको माइनस करने देंगे। कब? जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और आप एक्सपांड कर रहे हो अपना बिजनेस, तो एक्सपांशन के वक्त अगर ये खर्चे हुए रहेंगे तो वो भी हम आपको माइनस करने देंगे अंडर 35D। सो ये प्रोविजन कब कब एप्लीकेबल होगा? जब आप कोई न्यू यूनिट सेटअप कर रहे हो या फिर बिजनेस अभी एक्सपांड कर रहे हो, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। अब खर्चे जो है पहले तो वो ये लिस्ट में फॉल होने चाहिए, और जितने भी आपने प्रिलिमिनरी खर्चे किए सबको पहले ऐड कर दो दोस्तों, सबको पहले क्या कर देना? ऐड। अब तुम्हें डिडक्शन कितना मिलेगा? तो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो जो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे, वो ऊपर वाले जो भी 5 एक्सपेंसेस हैं उन सबका टोटल कर दो, उसको आपको एक लिमिट के साथ कंपेयर करना है। विच एवर इज लोअर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। और लिमिट देखो क्या है, तो लिमिट यहां पे 2 है,
5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। एंड अगर आप रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो तो फिर एक्चुअल एक्सपेंस ले लो और उसको लिमिट के साथ कंपेयर करो, और यहां पे एक ही लिमिट है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि एलिजिबल एक्सपेंस कितना है, और जितना भी एलिजिबल एक्सपेंस आया वो हम आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में माइनस करने देंगे। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन और सेटअप ऑफ न्यू यूनिट। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन और सेटअप ऑफ न्यू यूनिट। उसके बाद दोस्तों अब आ रहा है सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे फॉर स्टॉक इन ट्रेड तो वो हम आपको माइनस करने देंगे। 36(1)(1) भी क्या बोल रहा है कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है टू इंश्योर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज मेडिक्लेम पे किया है एम्प्लॉय का, तो वो अलाउड है, बस पेमेंट होना चाहिए बाय मोड अदर देन कैश। उसके बाद दोस्तों बोनस एंड कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, जो बोनस एंड कमीशन आप एम्प्लॉई को पे करोगे वो भी क्या हो जाएगा? अलाउड एज डिडक्शन बट सब्जेक्ट टू 43B। अब 43B याद करो, 43B में क्या लिखा था कि अगर आप ये खर्चा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले कर दोगे तो हम तुम्हें ये खर्चा करंट ईयर में माइनस करने देंगे। अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद पे किया तो फिर वो खर्चा तुम्हें माइनस करने मिलेगा इन अ ईयर ऑफ पेमेंट, जिस ईयर में आपने पे किया वो ईयर में। 36(1)(3) ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने लोन लिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन तो हम आपको वो इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने देंगे। अब आप लोन किसी से भी लो, आप इंटरेस्ट पे करो, हम आपको माइनस करने देंगे। बट अगर आप लोगों ने लोन ये स्पेसिफाइड पर्सन से लिया होगा, स्पेसिफाइड पर्सन से, सो ये स्पेसिफाइड पर्सन से लोन लिया होगा तो फिर आपको डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू 43B। सो अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी या बैंक्स, और बैंक्स में एक्सक्लूडिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो फिर हम आपको 43B के हिसाब से माइनस करने देंगे। इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले पे कर दो तो करंट ईयर में मिलेगा, ड्यू डेट के बाद पे करो तो जिस ईयर में पे हुआ उस ईयर में मिलेगा। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर आप लोगों ने लोन किसी अदर पर्सन से लिए है तो फिर हम आपको माइनस करने देंगे एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी, एज पर द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी। 36(1)(3) है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो भी डिस्काउंट मिलेगा ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो बॉन्ड्स डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और रिडीम होते हैं एट पार और प्रीमियम। तो जो भी डिफरेंस है, डिस्काउंट पे इशू है, सपोज 60 में इशू है और रिडीम 100 पे हुए, 40 रुपीज का जो डिफरेंस है वो आपको माइनस करने मिलेगा ओवर लाइफ ऑफ बॉन्ड। उसके बाद दोस्तों 36(1)(4) क्या लिखा है इसमें? कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। सो जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड, वो एम्प्लॉयर को माइनस करने मिलेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मतलब वापस से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले डिपॉजिट हो चुका तो करंट ईयर में, और उसके बाद डिपॉजिट हुआ तो जिस ईयर में डिपॉजिट हुआ वो ईयर में। नेक्स्ट इज 36(1)(5), 43B एंड 40A7। अब 40A7 क्या बोल रहा है कि अगर आप प्रोविजन बनाओगे फॉर ग्रेचुइटी तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, वो आपको अलाउड नहीं होगा। प्रोविजन क्या होता है? एक एस्टिमेटेड लॉस है, इसलिए हम आपको माइनस करने नहीं दे रहे। नेक्स्ट उसका एक एक्सेप्शन है क्या कि अगर सोचो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और ग्रेचुइटी पेएबल हो चुका है और हमने प्रोविजन बनाया हुआ है तो वो हम आपको माइनस करने देंगे, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल लॉस है और ये तुम्हारा एस्टिमेटेड लॉस है। सो एस्टिमेटेड लॉस हम आपको माइनस करने नहीं देंगे, एक्चुअल लॉस देंगे। बट एक्सेप्शन 2 क्या बोल रहा है कि अगर सोचो एस्टिमेटेड लॉस भी हुआ आपका, सो आप प्रोविजन बनाना चाहते हो ग्रेचुइटी का, आप बनाओ, लेकिन फिर है ना वो केस में आप पैसा अलग से ग्रेचुइटी फंड में डिपॉजिट कर देना, तो हम आप लोगों को वो जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा वो हम माइनस करने देंगे। सो अगर आप ग्रेचुइटी फंड बनाओगे अलग से और उसमें पैसा डिपॉजिट कर दोगे तो वो डिपॉजिट अलाउड होगा अंडर 36(1)(5) सब्जेक्ट टू 43B। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि हम प्रोविजन बनाना चाहते हो, आप अलग से पैसा नहीं रखोगे, अलग से अकाउंट में ग्रेचुइटी फंड में पैसा नहीं रखोगे तो माइनस करने नहीं मिलेगा। आप अलग से ग्रेचुइटी फंड बनाओ, उसमें पैसा डिपॉजिट कर दो, हम आपको माइनस करने दे देंगे, हम आपको माइनस करने दे देंगे। और फर्स्ट तो आपका एक्चुअल लॉस ही है,
क्योंकि ग्रेचुइटी पेएबल हो चुका है, बस देना बाकी है उसको, तो ग्रेचुइटी पेएबल है, आप प्रोविजन बना सकते हो। सो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो आपका एस्टिमेटेड लॉस है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो एक्चुअल लॉस हो चुका है, वो उसको ग्रेचुइटी पेएबल है, आप प्रोविजन बना सकते हो। एंड सोचो आपको एस्टिमेटेड लॉस का भी प्रोविजन बनाना है तो बनाओ, लेकिन उसके लिए अलग से फंड ओपन करो और उसमें पैसा डालो, जितना डालोगे पैसा उसमें हम माइनस करने देंगे। 3614A रेड विथ 43B, ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। सो एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया इन नेशनल पेंशन स्कीम वो हम उसको माइनस करने देंगे। अगेन इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट 43B। सो ड्यू डेट के पहले किया तो करंट ईयर में मिलेगा, ड्यू डेट के बाद किया तो जिस ईयर में पे हुआ उस ईयर में मिलेगा। अच्छा, इसमें एक लिमिट आ जाती है, मैक्सिमम आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को ये लिमिट के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर हम उतना आपको डिडक्शन दे देंगे। 3615 है, ये क्या बोल रहा है, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्रेंड्स एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया इन एनी फंड। अब कैसा होता है, एम्प्लॉई अपना पैसा एम्प्लॉयर को दे देता है और फिर एम्प्लॉयर जो है वो फंड में पैसा डाल देता है, खुद का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। अब याद रखना, पहले तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आया तो एम्प्लॉयर को पीएनएल के क्रेडिट साइड में उसको इनकम बनाना पड़ेगा, और फिर एम्प्लॉयर जब डिपॉजिट करेगा ना तब वो डेबिट कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा याद करो दोस्तों, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फंड। फंड की जो ड्यू डेट होगी, फंड की जो ड्यू डेट होगी वो डेट या उससे पहले, रिटर्न फाइलिंग की नहीं है दोस्तों, फंड की ड्यू डेट या उससे पहले डिपॉजिट किया तो पीएनएल में डेबिट करने मिलेगा। अगर फंड की ड्यू डेट के बाद किया है तो आपको डेबिट करने मिलेगा ही नहीं। सो एम्प्लॉय का पैसा आया, पीएनएल में क्रेडिट करो, डिपॉजिट किया फंड की ड्यू डेट से पहले तो डेबिट कर देना, नहीं तो यू कैन से आपको डेबिट करने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स। अब दोस्तों पहला पॉइंट, आरडीडी जब भी आप बनाओगे आरडीडी तो वो आरडीडी अलाउड नहीं होगा, आप आरडीडी को डेबिट नहीं कर सकते हो। बैड डेब्ट्स आपको अलाउड है, लेकिन बैड डेब्ट्स आपको अलाउड तभी होंगे जब आप लोगों ने वो डेट को कभी ना कभी पीएनएल में अपनी इनकम बनाई होगी। सो अगर कोई चीज को इनकम बनाई है और अब पैसा रिकवरेबल नहीं है तो ही आप उसको डेबिट कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी इन केस ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस। सो मनी लेंडिंग बिजनेस में क्या होता है, उनका बिजनेस ही है लोन देना। अब लोन जब आप देते हो तो एंट्री क्या नहीं से, इट्स ओनली बैलेंस शीट एंट्री, वो बैलेंस शीट में ही जाती है, लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, वो कभी पीएनएल में नहीं आएगी। तो क्या अगर आपका बिजनेस ही है मनी लेंडिंग तो आप डिफॉल्ट हुआ जिनको आपने लोन दिया है, क्या आप उनको फिर पीएनएल में डेबिट कर पाओगे? आंसर इज यस। अगर आपका मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं है तो आप पीएनएल में डेबिट कभी कर सकते हो बैड डेब्ट को, जब आपने उसको पास्ट में कभी ना कभी अपनी इनकम माना हुआ है। एंड लास्ट में अगर रिकवरी होती है ऑफ बैड डेब्ट्स तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 3619 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस। अब ये डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप कंपनी असेसी हो तो ही। रेवेन्यू एक्सपेंस फुल्ली अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंसेस आर अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3615 एंड 3616 ये क्या बोलता है, एसटीटी इज अलाउड एज डिडक्शन एंड सीटीटी इज अलाउड एज डिडक्शन। STT is what? Securities Transaction Tax and CTT is Commodities Transaction Tax। 37.1 क्या बोल रहा है, जनरल डिडक्शन है ये दोस्तों। जो भी खर्चे 30 से लेके 37.1 में कवर्ड नहीं है, जो भी खर्चे 30 से लेके 37.1 में कवर्ड नहीं है, प्लस वो खर्चे नोशनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, कैपिटल नहीं है, इलीगल खर्चे नहीं है, इलीगल खर्चे नहीं है एंड बिजनेस के लिए वो खर्चे जरूरी है, वो सारे अलाउड है। सो 30 से लेके 36 के अंदर, सॉरी 30 से लेके 36 में जो भी खर्चे कवर्ड नहीं है, 30 से लेके 36 में जो भी खर्चे कवर्ड नहीं है वो सारे 37.1 में अलाउड होंगे। बट वो खर्चे भी नोशनल नहीं होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए, कैपिटल नहीं होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए, और बिजनेस के लिए क्या होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए। यहां पे आप लोगों को लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए हुए दोस्तों। अच्छा, अब मैं एक दो एक्सपेंस करवाता हूं यहां से। एक तो पेनल्टी, अगर आपने लॉ तोड़ा है और पेनल्टी पे करनी पड़ी है तो इट इज डिसअलाउड। कॉन्ट्रैक्ट टूटा है और आप पेनल्टी पे कर रहे हो तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हो या इंटरेस्ट ऑन टैक्स भर रहे हो, अब वो केस में
टैक्स का पेमेंट होगा अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो सारे अलाउड है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी होगी वो भी अलाउड है। बट जो भी आपके डायरेक्ट टैक्सेस होंगे और जो भी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट होगी वो सब अलाउड नहीं होगी। अच्छा, इन केस अगर आपको रिफंड आ रहा है, रिफंड, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड आ रहा है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। डायरेक्ट टैक्स का रिफंड आ रहा है तो वो आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स खर्चा भी नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन इन सब पे जो भी इंटरेस्ट आएगी वो आपकी इनकम मानी जाती है और वो आपको अदर सोर्स में टैक्सेबल भी होगी। सो देखो, डायरेक्ट टैक्स पीएनएल में डेबिट नहीं हो सकता, तो रिफंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगी तो वो अदर सोर्स में टैक्स होगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस पीएनएल में डेबिट हो सकते हैं, तो उसका रिफंड आया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आई तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज याद रखना, सीएसआर खर्चा अगर आप करोगे, सीएसआर खर्चा अगर आप करोगे तो वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, वो ध्यान में रखना। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन अ ब्रोशर पैम्पलेट ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वो भी क्या हो जाएगा, डिस अलाउड, वो भी आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। अच्छा, सीएसआर खर्चा अलाउड नहीं है, ये याद रखना। बट अगर कोई सीएसआर खर्चा 30 से लेके 36 के अंदर कवर्ड है, अगर कोई सीएसआर खर्चा 30 से लेके 36 के अंदर कवर्ड है, तो ये वाले सीएसआर एक्सपेंसेस जो है वो आपको क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे, ये सीएसआर एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे। अच्छा, एक मैं आपको सीएसआर एक्सपेंस बता देता हूं, 35 सीसीए करके सेक्शन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है 35 सीसीए में, कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट या फिर अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो आप उसको माइनस कर सकते हो। So 35 सीसीए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम अलाउड है, तो अब ये खर्चा 30 से लेके 36 के अंदर कवर्ड है तो वो माइनस करने मिलेगा, बट उसके अलावा जो भी आप सीएसआर खर्चे करोगे वो आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है सेक्शन 40 स्मॉल ए। अब यहां से आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड स्टार्ट होते हैं, ऐसे खर्चे जो आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे वो स्टार्ट होते हैं। ध्यान से सुनो, पहला ही पॉइंट क्या बोल रहा है कि पहले तो आपको जब भी आप पेमेंट करते हो तो उस पर टीडीएस काटना पड़ता है। कब काटना पड़ता है, क्या परसेंटेज है, उसके लिए आप लोगों ने टीडीएस चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब काटना पड़ता है टीडीएस और फिर आपको यह डिपॉजिट भी करना पड़ता है। कब, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, याद करो दोस्तों। और अगर लास्ट मंथ हुआ तो उसका टीडीएस 30th अप्रैल को डिपॉजिट होता है। अब यहां पे प्रोविजन क्या बनाया है 40A के अंदर, कि इन केस अगर आपका फेलियर हो जाता है इन डिडक्शन ऑफ टीडीएस या फिर फेलियर हो जाता है इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पा रहे हो या टीडीएस डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर खर्चे का क्या होगा वो हमें पढ़ना है। ध्यान से समझना दोस्तों, पहले तो आप ये चेक करो कि पेमेंट आप कहां कर रहे हो। अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या फिर पेमेंट इन इंडिया कर रहे हो टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, तो प्रोविजन अलग है। एंड पेमेंट अगर रेसिडेंट को कर रहे हो तो प्रोविजन थोड़ा सा अलग है। आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो, फिर किसी भी पर्सन को करो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, यही प्रोविजन अप्लाई करना है। एंड अगर तुम इंडिया में रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो सेकेंड प्रोविजन अप्लाई करना है। अब तुमने जब पेमेंट किया, सोचो तुमने टीडीएस नहीं काटा है, नॉट डिडक्टेड, तो वो खर्चा हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे अगर पेमेंट आउटसाइड इंडिया है तो, या फिर पेमेंट इंडिया में टू एनआर या फॉरेन कंपनी है तो। एंड अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया तो फिर 70% खर्चा अलाउड होगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है इन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में ही टीडीएस काट लिया है एंड टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है, प्रोविजन रिमेन्स सेम, जो ऊपर प्रोविजन था वही, कॉपी पेस्ट, सेम प्रोविजन। नेक्स्ट, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड ऑन टाइम, टाइम पे डिपॉजिट हुआ है तो फिर 100% खर्चा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलाउ हो जाएगा। अच्छा, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, काट लिया है, करंट ईयर में डिडक्ट कर लिया है, करंट ईयर में, एंड डिपॉजिट किया है आफ्टर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 201। 201 में वो ड्यू डेट दी गई ना 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड 30th अप्रैल, बट अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो भी 100% अलाउड है। अच्छा, अब ये केस में टीडीएस देखो लेट डिपॉजिट हुआ है तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है और आपको पेनल्टी लगेगा। सो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लग सकता है। अच्छा, टीडीएस डिडक्ट कर लिया इन प्रीवियस ईयर, काट लिया है, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हो चुका है,
डिपॉजिट आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद किया, रिटर्न फाइलिंग के बाद 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन करंट ईयर और सेम इज अलाउड इन द ईयर इन विच टीडीएस इज डिपॉजिटेड। जिस साल में डिपॉजिट करोगे वो ईयर में अलाउड है। यहां पे 70% अभी अलाउड है और 30% अभी डिसअलाउड है, एंड जो 30% डिसअलाउड हुआ वो अलाउड होगा जिस ईयर में टीडीएस डिपॉजिट होगा। एंड अगर सुनो बराबर से, अभी टीडीएस तुम्हें डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर में किया है, ये सब जगह देखो आपने प्रीवियस ईयर में डिडक्ट कर दिया था। सुनो, आपका प्रीवियस ईयर 1423 से लेके 31 मार्च 24 है, इसमें अगर आप लोगों ने डिडक्ट कर दिया है, आप डिपॉजिट करो रिटर्न फाइलिंग तक, हम आपको करंट ईयर में दे देंगे, हम आपको करंट ईयर में दे देंगे। लेकिन अगर आप डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर करोगे तो फिर आपको समझ लेना, आप फिर डिपॉजिट कभी भी करो, डिडक्ट अगर नेक्स्ट ईयर में हुआ है ना, करंट ईयर में 100% डिसअलाउड होगा और जिस ईयर में डिपॉजिट हुआ वो ईयर में अलाउड होगा। एंड इधर 70% अलाउड हो जाएगा और 30% तो डिसअलाउड होगा। भले ही आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले डिपॉजिट कर दिया होगा तो भी अभी डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि आप डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर कर रहे हो। अगर आपको करंट ईयर में माइनस करना है ना, तो पहले तो डिडक्ट ही करंट ईयर में होना चाहिए, फिर आप डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग तक करो, चले तो करंट ईयर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर करोगे तो करंट ईयर में 100% डिसअलाउड हो जाएगा और 100% अलाउ हो जाएगा इन नेक्स्ट ईयर। एंड अगर आप डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर करोगे तो यहां पे 70% करंट ईयर में अलाउड होगा, 30% डिसअलाउड, और वो 30% जब आप डिपॉजिट करोगे तब अलाउड होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे एक नोट दी गई है, क्या कि अगर मैंने आपको पेमेंट किया और उस पर मैंने टीडीएस नहीं काटा है, आपने वही अमाउंट अपने इनकम में इंक्लूड कर दिया है, आपने उस पर टैक्स भर दिया और आपने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो अब जो खर्चा मुझे डिसअलाउ हुआ रहेगा ना, वो अब अलाउ हो जाएगा, वो मुझे क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। सो मैंने पेमेंट किया, मैंने टीडीएस नहीं काटा, आपने अपने इनकम में इंक्लूड किया, उस पर टैक्स भर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तो बस ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि मैंने उस पर टीडीएस काट के डिपॉजिट कर दिया है। उसके बाद 40A3 क्या बोलता है, तो 40A3 में लिखा है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया सैलरी पे कर रहे हो या फिर आप इंडिया में एनआर को सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी, और उसमें अगर एक भी दिन का डिले हुआ, एक भी दिन का, इट इज डिसअलाउड डायरेक्टली। मतलब अब मैं क्या लिखूंगा पता है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। ये वाला फर्स्ट वाला प्रोविजन, फर्स्ट वाला प्रोविजन जो है, जब आउटसाइड इंडिया पेमेंट हो रहा है या एनआर या फॉरेन कंपनी को पेमेंट हो रहा है, वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग सैलरी। सैलरी का पेमेंट अगर हुआ, एक दिन का भी डिले हुआ, एक दिन का भी डिले, खत्म, क्या हो जाएगा, एक दिन के डिले में भी डिसअलाउड। नेक्स्ट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्स ऑन परक्विजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टेबल। ये हम लोगों ने टीडीएस चैप्टर में किया था कि एम्प्लॉयर अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स भर देता है, एम्प्लॉयर अगर आपके नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स भर देता है, तो फिर वो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है जो उसको डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब 40B करके सेक्शन है, याद करो 40B में क्या दिया था, अलावेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, कितना इंटरेस्ट एंड कितना रेम्यूनरेशन फर्म एंड एलएलपी को अलाउ होगा। तो पहले तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, कितना फर्म अपने यू कैन से पीएनएल में इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन डेबिट कर पाएंगे, तो पहले अपन इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में पहला ही पॉइंट क्या है, तो इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू पार्टनर शुड बी ऑथोराइज्ड बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड। सो डीड में लिखा हुआ होना चाहिए और डीड के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, जब से डीड ऑथोराइज कर रहा है तब से पेमेंट होना चाहिए, और डीड का ऑथोराइजेशन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। सो देखो, इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू इट्स पार्टनर शुड नॉट बी फॉर अ पीरियड फॉलोइंग prior to the date of such partnership deed authorizing the payment of such interest. So prior period interest नहीं चलेगा, डीड का ऑथोराइजेशन हुआ रेट्रोस्पेक्टिवली तो पहले की इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगी, आगे की जो भी प्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट है वो अलाउड होगी, और मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, 12%। मैक्सिमम 12%, अगर फर्म ने 12% से ज्यादा दिया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में अपन ने पढ़ा था, याद करो, कि अगर आप पार्टनर हो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी एंड अगर आपने लोन दी हुई है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी,
तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट मिलेगी उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। एंड अगर आप पार्टनर हो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और आपको आपने लोन दी हुई है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलेगी उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सो ये हम लोगों ने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इन डिटेल पढ़ा हुआ था। अब दोस्तों पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे ऑन कैपिटल और ऑन लोन, ये सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। सो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउड होगा वो होगा कितना दोस्तों, 12%। उसके बाद दोस्तों रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन के केस में पहला ही पॉइंट क्या लिखा है कि रेम्यूनरेशन देना चाहिए वर्किंग पार्टनर को, तो ही फर्म को हम पीएनएल में डेबिट करने देंगे। सेकंड, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय एंड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए। एंड वापस से प्रायर पीरियड रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। अब जितना भी फर्म ने रेम्यूनरेशन दिया है अपन क्या करेंगे, एक लिमिट के साथ कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर। सो हम क्या करेंगे, जो भी एक्चुअल रेम्यूनरेशन होगा, एक्चुअल रेम्यूनरेशन, अच्छा एक्चुअल रेम्यूनरेशन में जो भी रेम्यूनरेशन हमने वर्किंग पार्टनर को दिया है, ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड है एंड यू कैन से प्रायर पीरियड रेम्यूनरेशन नहीं है, वही यहां पे हम लिखेंगे। वही रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया है, ऑथोराइज नहीं किया हुआ है, प्रायर पीरियड यू कैन से रेम्यूनरेशन है, वो सब आएगा ही नहीं। एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो है उसको हम कंपेयर करेंगे लिमिट के साथ, और एक्चुअल में जो अलाउएबल है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होके जो आएगा उतना ही हम लोग यहां पे लिखेंगे, लिमिट के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर उतना रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। अब लिमिट क्या है यहां पे, तो लिमिट के लिए आप चेक करो कि ये फर्म को बुक लॉस आ रहा है कि बुक प्रॉफिट आ रहा है। अगर बुक लॉस आ रहा है या बुक प्रॉफिट आ रहा है अप टू 3 लाख, तो इट इज 1,50,000 और 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। सो बुक लॉस आया तो 1,50,000 हो जाएगा, बुक प्रॉफिट आया अप टू 3 लाख तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 और 90% विच एवर इज हायर। एंड जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे, बैलेंस तो बैलेंस पे आपको 60% लेना है। सो फ्रेंड्स अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख है तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 2.7 लाख रेम्यूनरेशन अलाउड हो जाएगा, और 1 लाख के बुक प्रॉफिट पे और 60,000 का रेम्यूनरेशन अलाउड होगा, टोटल 3.3 लाख की लिमिट आ जाएगी। अब दोस्तों बुक प्रॉफिट क्या होता है, तो बुक प्रॉफिट या बुक लॉस का शॉर्ट में मतलब समझो क्या होता है, इट मींस बुक प्रॉफिट बुक लॉस मींस योर टैक्सेबल प्रॉफिट ओनली, मतलब फर्म का टैक्सेबल प्रॉफिट ही निकालो, फर्म का क्या निकालो, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालो, एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन और बिफोर यू कैन से रेम्यूनरेशन। बिफोर रेम्यूनरेशन आप फर्म का क्या निकालो, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना। तो जो भी फर्म का टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा बिफोर रेम्यूनरेशन, दैट इज योर बुक प्रॉफिट। सो बुक प्रॉफिट पहले निकालो, बुक प्रॉफिट के बेसिस पे ये लिमिट मिल जाएगी, लिमिट और एक्चुअल रेम्यूनरेशन को कंपेयर करना, विच एवर इज लोअर उतना फर्म के लिए क्या हो जाएगा, अलावेबल रेम्यूनरेशन हो जाएगा। और लास्ट में देखो एक नोट दिए, शेयर इन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म इस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सो जो भी शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा फर्म से वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज 40A2। अब 40A2 क्या बोलता है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो किससे, रिलेटिव से, एंड उसको आप अनरीजनेबल अमाउंट पे करोगे, मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे करोगे, तो जितना भी अनरीजनेबल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, एंड जितना भी रीजनेबल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, अलाउड। अब नीचे आप लोगों को यहां पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन बिजनेस कर रहा है और उसके लिए रिलेटिव्स कौन कौन है। सो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। एचयूएफ के लिए रिलेटिव्स, उसके मेंबर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ मेंबर्स। मतलब अगर आप इन सबको अनरीजनेबल अमाउंट पे करोगे तो ही ये प्रोविजन जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्लाई होगा। तो ही ये प्रोविजन क्या होगा, अप्लाई होगा। फर्म के लिए ये कौन, रिलेटिव्स कौन, पार्टनर्स प्लस रिलेटिव्स ऑफ पार्टनर्स। एओपी के लिए मेंबर्स प्लस रिलेटिव्स ऑफ मेंबर्स। कंपनी के लिए डायरेक्टर प्लस रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। एंड किसी भी कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर किसी दूसरे पर्सन का उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो पर्सन और उसके रिलेटिव भी क्या बन जाएंगे, रिलेटिव। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वर्ड बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर एक पर्सन है वो उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हम कब बोलेंगे, तो जिस पर्सन में उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, जो एंटिटी में उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो एंटिटी अगर कंपनी है
तो 20% और मोर वोटिंग पावर, एंड अदर देन कंपनी है तो 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों 40A3, यहां पे क्या पढ़ा था हमने कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो जो 10,000 के ऊपर है और उसके लिए आपने एक ही दिन में पेमेंट किया है और आपने प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किए हैं, क्या नहीं से वो खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। वो खर्चे क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिसअलाउ हो जाएंगे। एंड ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस के लिए तो हमने पहले ही सेक्शन 32 में भी सेम पॉइंट देख लिया है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 40A3 क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया है ऑन ड्यू बेसिस पे माइनस कर दिया है। अब ये प्रोविजन तो अप्लाई तभी हो सकता है जब आप पेमेंट करोगे, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा आपने कौन से मोड से पेमेंट किया है। सो आपने कोई खर्चा ड्यू बेसिस पे माइनस कर दिया है एंड कल उठ के फ्यूचर में आप उसका पेमेंट करते हो और तब आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया, तो जिस साल में आपने प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं किया उस साल में हम आपको यू कैन से आपकी जो भी इनकम होगी उसमें ये पेमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये पेमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आपने खर्चा किया था हमने आपको ड्यू बेसिस पे माइनस करने दे दिया था। फ्यूचर में जब आप इसका पेमेंट करोगे और प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं करोगे तो तब आपकी इनकम में हम क्या कर देंगे, ये ऐड। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट करोगे तो जो 10,000 की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 35,000 की लिमिट हो जाएगी। अब रूल 6DD करके जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि ये सब केसेस में आप पेमेंट कोई भी मोड से करो क्या नहीं से चलेगा, हम यहाँ पे देखेंगे ही नहीं कुछ भी, आपको ये सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। क्या क्या है, अगर आप पेमेंट करते हो आरबीआई, बैंक्स, LIC, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, या फिर पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, या पेमेंट इज मेड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, या फिर बुक एडजस्टमेंट्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे गुड्स खरीदे हैं तो मुझे आपको पैसा देना है और आपने मुझसे सर्विसेज ली है तो आपको मुझे पैसा देना है, सो हमने बुक में ही एडजस्ट कर लिया वो पैसा, बुक में ही यू कैन से आप मेरे बुक में असेट भी हो, आप मेरे बुक में लायबिलिटी भी हो, सेट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट और लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट, where the payment is made for purchase of product manufactured or processed without the help of power in cottage industry to the producer of such product. नेक्स्ट, अगर आप किसी विलेज या टाउन में पेमेंट करते हो जहां पे बैंक ही नहीं है और ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहे हो जिसका बिजनेस वहां पे या फिर वो पर्सन वहां पे रहता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी एम्प्लॉई को पेमेंट कर रहे हो जिसके सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिला के लेस देन और इक्वल टू 50,000 है। ये जो आई पॉइंट था ये फ्रेंड्स पहले एप्लीकेबल था, अब नहीं है कि अगर आप हॉलीडे के दिन या बैंक जिस दिन बंद है उस दिन पेमेंट करोगे तो वो अलाउ होता था, अब ये पॉइंट हटा दिया है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, अगर आप किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, अपने एजेंट को, क्यों, क्योंकि उसने आपके बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विसेज लिए, तो आपने जो भी एजेंट्स को पेमेंट किया होगा वो अलाउड होगा। और नेक्स्ट, ऑथोराइज्ड डीलर्स जो भी होते हैं ऑफ फॉरेन करेंसी, वो लोग जब फॉरेन करेंसी खरीदेंगे और बदले में वो लोग रुपीस देंगे तो वो टाइम पे वो फॉरेन करेंसी उनके लिए प्रोडक्ट की तरह है, सो वो जब अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, कैश देंगे, चलेगा। उसके बाद दोस्तों 41(1) में क्या दिया हुआ है, तो कोई भी एक्सपेंस, लॉस या ट्रेडिंग लायबिलिटी आपने पीएनएल में डेबिट कर दी है, कोई भी एक्सपेंस, लॉस या फिर ट्रेडिंग लायबिलिटी आपने पीएनएल में डेबिट कर दी है और कल उठ के इसकी रिकवरी होती है, रिकवरी, तो ये रिकवरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये 41(1) में एक रिकवरी कवर्ड नहीं है, कौन सी, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, क्योंकि रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स के लिए 41(4) बनाया गया। और 41(2) पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में आता है, 41(3) साइंटिफिक रिसर्च के केस में आता है, जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सेक्शन नंबर 43B में क्या दिया हुआ है, 43B में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ये सारे खर्चे जो यहां पे दिए गए हैं, ये जो सारे खर्चे जो यहां पे दिए गए हैं ये हम आपको माइनस करने देंगे, ये सारे खर्चे आपको माइनस करने मिलेंगे कब, अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले पेमेंट कर दिया है तो। अब पहला ही देखो, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स
SPF, RPF, approved gratuity fund, superannuation fund, national pension scheme, any fund as per the law. Bonus and commission to employees, इंटरेस्ट, ये भी अपन ने अभी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूड्स कोऑपरेटिव बैंक अदर देन दिस टू बैंक्स एंड NBFC. नेक्स्ट इज लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट दिया तो वो भी अलाउ होगा ऑन पेमेंट बेसिस. एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, वो भी हम आपको पेमेंट बेसिस पे माइनस करने देंगे. याद रखना इसमें जितने भी खर्चे हैं वो आप माइनस कर सकते हो अगर आप लोगों ने पे कर दिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या उससे पहले. नेक्स्ट नोट नंबर 2 क्या है कि सपोज आप लोगों ने 20 लाख का लोन लिया था, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब से जो ऊपर लोग दिए गए इन सब से 20 लाख का लोन लिया था एग्जाम्पल, और अब उस पे इंटरेस्ट पेबल होती गई, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए थे और आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ही 10 लाख हो चुका है. इंटरेस्ट ही 10 लाख हो चुका है, आपने पे ही नहीं किया, 5 साल से इंटरेस्ट देना था, आपने पे नहीं किया और 10 लाख आपका इंटरेस्ट हो चुका है. अब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पास आए और बोला कि ये 10 लाख के इंटरेस्ट को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोन, जो आपको पे करनी है हर साल एक लाख 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर देनी है. और आपने इस साल 1 लाख ही पे किया, वो 10 लाख की जो इंटरेस्ट थी कन्वर्ट हो चुकी है इनटू लोन, जिसको आपने 1 लाख इस साल पे किया है, तो आपको डिडक्शन इस साल कितना मिलेगा? 10 लाख नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन इस साल 1 लाख ही मिलेगा. सो जब आप कन्वर्ट करवाते हो इंटरेस्ट इनटू लोन, दैट डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. आपको जब वो लोन का पेमेंट होगा तभी हम मानेंगे कि एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है. तो जितना आपने कन्वर्टेड अमाउंट जो पे किया होगा, सो इंटरेस्ट जो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू लोन और फिर वो पेमेंट हुआ रहेगा, उतना ही हम आपको माइनस करने देंगे. अब दोस्तों इस साल एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है यहां पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लेके. क्या प्रोविजन है? देखो प्रोविजन ये बोल रहा है कि अगर आप पेमेंट करते हो किसको? माइक्रो एंटरप्राइज को या स्मॉल एंटरप्राइज को, मीडियम एंटरप्राइज यहां पे कवर्ड नहीं, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम नहीं कवर्ड. अब अगर सुनना बराबर से, अगर रिटर्न अग्रीमेंट है, रिटर्न अग्रीमेंट, तो आपने कुछ गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? माइक्रो एंटरप्राइज से या फिर स्मॉल एंटरप्राइज से, और रिटर्न अग्रीमेंट है तो आपको पेमेंट कर देना चाहिए मैक्सिमम विद इन 45 डेज. अब अगर आपने 45 डेज में पेमेंट कर दिया, पेमेंट इज मेड विद इन 45 डेज, तो आपको ये खर्चा माइनस करने मिल जाएगा इन करंट ईयर. करंट ईयर में आपको ये पूरा का पूरा खर्चा माइनस करने मिल जाएगा. सो फॉर एग्जांपल आपने 1 मार्च को गुड्स खरीदे थे एंड यू कैन से आपके 45 डेज कुछ 15 अप्रैल या 14 अप्रैल को खत्म होंगे. तो दोस्तों आपने अगर पेमेंट अप्रैल से पहले कर दिया, जब आपके 45 डेज एक्सपायर होने वाले थे, तो हम आपको करंट ईयर में ये खर्चा माइनस करने दे देंगे. बट अगर आपने पेमेंट 45 डेज के बाद किया है, बाद, तो जिस ईयर में आपने पेमेंट किया होगा ना, वो ईयर में माइनस करना. एंड सोचो अगर तुम्हारा रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, सो फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदे किससे? माइक्रो एंटरप्राइज से, स्मॉल एंटरप्राइज से, अब आपको उनको पेमेंट करना है, देयर इज नो रिटर्न अग्रीमेंट, तो आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा विद इन 15 डेज. 15 डेज में पेमेंट कर दिया तो करंट ईयर में माइनस करने मिल जाएगा. 15 डेज के बाद पेमेंट किया तो जिस ईयर में पेमेंट हुआ वो ईयर में माइनस करने मिलेगा. एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज माइक्रो एंटरप्राइज? तो उसका मीनिंग यहां पे दिया है. व्हाट इज स्मॉल एंटरप्राइज? उसका मीनिंग यहां पे दिया है. मीडियम एंटरप्राइज यहां पे कवर्ड नहीं है, वो ध्यान में रखना. तो पहले तो आप ये देखना कि आप अगर गुड्स खरीद रहे हो स्मॉल एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्राइज से, तो सामने वाला जो पर्सन है और आपके बीच में क्या रिटर्न अग्रीमेंट है कि नहीं है. अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो 45 डेज का टाइम लिमिट है. 45 डेज के अंदर तुमने पेमेंट कर दिया तो करंट ईयर में माइनस कर देना. 45 डेज के बाद पेमेंट किया तो जिस ईयर में पे हुआ वो ईयर में माइनस करने मिलेगा. एंड अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज का क्राइटेरिया है. नेक्स्ट इज 43A. 43A क्या है? शॉर्ट में समझाता हूं दोस्तों कि अगर आपने आउटसाइड इंडिया से कोई असेट खरीदा है और वो क्रेडिट पे खरीदा हुआ है, तो अब आप वो असेट आज खरीद रहे हो तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट आएगा वहां पे, तो फ्यूचर में करने का. आज आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, सोचो आपको फ्यूचर में $1 लाख देना है, तो पहले तो आज वो असेट आपने खरीदा तो आज का जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसको कंसिडर करके आप वो असेट को ब्लॉक में डाल दो. कल उठ के जब भी तुम पेमेंट करोगे
तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस हो या फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन प्रॉफिट हो। तो अगर लॉस हुआ फ्यूचर में जाके या अगर प्रॉफिट हुआ तो आप क्या करना, जो भी वो टाइम पे WDV होगी ना, उसमें आप लोग वो लॉस को ऐड कर देना, या प्रॉफिट हुआ तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। सो ये 43A में दिया हुआ है। नेक्स्ट 43C है। 43CA जो है वो सेम 50C की तरह है। 50C आपने देखो कैपिटल गेन्स में पढ़ा था, वो 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला प्रोविजन, तो वो सेम है। सो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। 44AB, 44AB क्या था? तो 44AB डील करता है विथ टैक्स ऑडिट। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक प्रैक्टिसिंग सीए के पास लेके जाने पड़ेंगे और उससे ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आपके जो कैश इनफ्लोज है वो लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल इनफ्लोज है, एंड आपके जो कैश आउटफ्लोज है वो 5% ऑफ टोटल आउटफ्लोज है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको ऑडिट तभी करवाना है जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। क्योंकि अगर आपके कैश के ट्रांजैक्शंस कम है, कैश के ट्रांजैक्शन, तो हम ऐसा समझेंगे कि आपके केस में चोरी भी कम हो रही है। सो आप ऑडिट तभी करवाओ जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। बट अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, अब कैश इनफ्लो वर्ड यूज किया है दोस्तों। कैश इनफ्लो का मतलब कोई भी प्रकार का इनफ्लो, मतलब आपने गुड्स बेचा, पैसा आया, इट्स एन इनफ्लो। लोन लिया, इट्स एन इनफ्लो। किसी ने डिबेंचर्स खरीदे आपके, इट्स एन इनफ्लो। इक्विटी शेयर्स खरीदे, इट्स एन इनफ्लो। सब आप लोगों को लेना है, कैश इनफ्लोस लेने विथ टोटल इनफ्लो के साथ कंपेयर करना है। कैश आउटफ्लोस को टोटल आउटफ्लो के साथ कंपेयर करना है। अब कैश के अंदर बेरर चेक और यू कैन से अपना क्रॉस चेक जो है वो भी कवर हो जाएंगे। सो कैश इनफ्लोस बेरर चेक से इनफ्लोस या फिर क्रॉस चेक से इनफ्लोस, या फिर कैश आउटफ्लोस बेरर चेक से आउटफ्लोस या फिर क्रॉस चेक से आउटफ्लो। ये पूरा आप लोगों को कैश में कैश बेरर चेक क्रॉस चेक का इनफ्लो कंपेयर करना है लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल इनफ्लो। कैश बेरर चेक एंड क्रॉस चेक का आउटफ्लो जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल आउटफ्लो। इधर आउटफ्लो आना चाहिए सर, टोटल आउटफ्लो। तो फिर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होगा तो ही आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड अगर आप प्रोफेशन में एंगेज्ड हो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आगे कवर हो जाएंगे डिस्कशन में। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका अगर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो हो जाएगा 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड आपको ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट करनी पड़ेगी 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, सो दैट इज 30th सितंबर। एंड इन केस अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, उतना हम आपको क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन क्या आ रहा है, 44AA, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड हो, जो नोट नंबर 1 में लिस्ट दिया हुआ है, कंडीशन अगर एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी जो नोट नंबर 2 में दी गई है। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको एनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। एनी बुक्स का मतलब होता है ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेट कर सके, इनकम कैलकुलेट कर सके, ऐसी बुक्स। एंड अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर्ड नहीं हो, अदर प्रोफेशन में कवर्ड हो या फिर एनी बिजनेस कर रहे हो, सेकंड बिजनेस कर रहे हो तो सेकंड पार्ट में ही कवर हो गए। यहां पे भी कंडीशन है, सेटिस्फाई हुआ तो एनी बुक, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नो बुक्स। सो पहले आप चेक करो कि आप प्रोफेशन में एंगेज हो के बिजनेस में हो। प्रोफेशन में हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो तो उसको अलग कर दो, वो फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है तो सेकंड पार्ट हो गया। एंड अगर बिजनेस कर रहे हो तो सेकंड पार्ट में ही फॉलो होना है। अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करनी है, नहीं हुई तो एनी बुक्स। एंड अगर अदर प्रोफेशन या एनी बिजनेस है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एनी बुक्स, नहीं हुई तो नो बुक्स। कंडीशन क्या है, ग्रॉस रिसीट्स इन ऑल, ऑल द प्रीसीडिंग 3 years शुड बी मोर देन 1,50,000। सो P&L अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में अपन ग्रॉस रिसीट्स लिखते हैं ये 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए इन ऑल दी 3 years। ऑल मोर देन, इक्वल टू नहीं है, मोर देन 3 years।
मोर देन 1,50,000 सॉरी, मोर देन 1,50,000 होनी चाहिए, इक्वल टू 1,50,000 नहीं, मोर देन 1,50,000 होनी चाहिए इन ऑल द 3 इयर्स, तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं हुआ तो एनी बुक्स। अच्छा, यहां पे कंडीशन क्या है ये सेकंड केस में, तो देखो कंडीशन है ना 2 है, एनी वन सेटिस्फाई करना है, 1 और 2, कोई भी एक सेटिस्फाई करना है। अब इंडिविजुअल और HUF के लिए कंडीशंस अलग है एंड अदर्स के लिए कंडीशंस अलग है। क्या है कंडीशन? ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर इन एनी ऑफ द 3 इयर्स, एनी ऑफ द 3 इयर्स इज मोर देन 25 lakhs और मोर देन 10 lakhs। एंड लास्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इन एनी ऑफ द 3 इयर्स इज मोर देन 2.5 lakhs और मोर देन 1.2 lakhs। सो पहले तो ये दो में से कोई भी एक और है, दोनों के बीच में और कोई भी एक, और ये कंडीशन के अंदर भी वर्ड देखो एनी है दोनों जगह पे। नीचे नोट नंबर 1 में स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन लोग है वो कवर्ड है, स्पेसिफाइड बुक्स कौन सी होगी वो कवर्ड है। नोट नंबर 3, एनी बुक्स विच एनेबल्स असेसिंग ऑफिसर टू कैलकुलेट इनकम ऑफ असेसिंग। अच्छा, नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शेल बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 years from the end of relevant assessment year. So it is assessment year plus 6 years. Assessment year plus 6 years तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सब मेंटेन करनी पड़ेगी। ये और ये पॉइंट आगे के डिस्कशन में कवर हो जाएंगे। एंड पेनल्टी जो है वो आपको लगेगा 25,000 अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की है तो। अब दोस्तों 3 सेक्शंस अपने बाकी है। पहला 44AD करके है। क्या है 44AD? प्रिजम्पटिव इनकम। अब ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड इट डज नॉट इंक्लूड LLP। प्लस इन लोगों ने 10AA के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं किया है एंड चैप्टर 6 से हेडिंग C के अंदर भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो इन लोगों को ये प्रोविजन अप्लाई होगा। कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं उनको अप्लाई होगा। प्रोफेशन में अगर आप कवर्ड हो तो अप्लाई नहीं होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको इनकम आ रही है इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज या फिर एजेंसी बिजनेस से इनकम आ रही है तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस का यहां पे मतलब है कि टर्नओवर होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कैश रिसीट्स जो है, कैश रिसीट्स अगर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है। अब यहां पे टर्नओवर देखना और कैश में आपका टर्नओवर कितना आया है, कैश, बेरर चेक और क्रॉस चेक से आपका टर्नओवर कितना आया हुआ है। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है तो आपको ये प्रोविजन अप्लाई होगा। आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक होगा तो भी। ये अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, ये अमेंडमेंट हुआ है, वो याद रखना। सो पहले तो आप देखो एलिजिबल असेसी, सेकंड एलिजिबल बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। अब अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 8% ऑफ योर टर्नओवर। सिर्फ 8% दोस्तों आपकी इनकम होगी और उसमें भी एक प्रोविजन क्या बना है कि आपकी इनकम 6% मानी जाएगी। किसका 6%? जो भी पैसा आपको आ चुका है अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT, प्रिस्क्राइब मोड से जो भी पैसा आ चुका है उसका हम 6% लेंगे। सो पहले तो आप टर्नओवर देखो आपका कितना है। टर्नओवर अगर 2 करोड़ या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 3 करोड़ तक है तो ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। अब टर्नओवर में से कितना पैसा आपको आ चुका है अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय प्रिस्क्राइब मोड्स, उसका 6%। प्रिस्क्राइब मोड्स तक आ चुका है तो वो 6% और बैलेंस जो भी पैसा है उसका 8% आपको लेना है। सारे के सारे खर्चे हम आपको माइनस करने दे चुके हैं, ऐसा तुम्हें मान लेना है, क्योंकि 8% या 6% ही आपकी इनकम है दोस्तों, तो 92 या 94% एक्सपेंसेस है। आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसका ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या आप हायर इनकम दिखा सकते हो? तो आंसर इज यस, दिखाओ भाई। आप अगर 8% या 6% से ज्यादा इनकम फ्यूचर में दिखाना चाहते हो, दिखाओ, कौन मना कर रहा है? अच्छा, लोअर इनकम दिखा सकते हो क्या? आंसर इज यस, आप लोअर इनकम भी दिखा सकते हो। आप अपनी बिजनेस इनकम जो है वो लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम भी दिखा सकते हो, लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम, लेस देन। सो लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, अगर आप अपनी बिजनेस इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम बताओगे
फिर आपकी टोटल इनकम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम से बिजनेस इनकम कम दिखाओगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक हम आपको ये सेक्शन के अंदर आने नहीं देंगे। ये 5 इयर्स वाला प्रोविजन हमेशा अप्लाई होगा अगर आप बिजनेस इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना चाहते हो। तो अगर बिजनेस इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम दिखाओगे तो 5 इयर्स तक अंदर आने नहीं मिलेगा ये सेक्शन। हाँ, और अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो बुक्स बनानी है और ऑडिट करवाना है। टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, लेस देन और इक्वल टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो बुक्स नहीं बनानी है, ऑडिट नहीं करवाने, लेकिन 5 साल तक सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आप 44 एडी में कवर्ड हो तो फिर आप लोगों को एडवांस टैक्स सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना आएगा, और वो भी कब? 15 मार्च को। नेक्स्ट इज 44 ADA, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर असेसीज एंगेज्ड इन प्रोफेशन। ये किसको एप्लीकेबल है? तो रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। प्रोफेशन में स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले ही कवर्ड है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन वो देखो 44 AA में नोट नंबर 1 जो अभी डिस्कस किया वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। आपकी ग्रॉस रिसीट्स जो है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs, एंड इफ कैश रिसीट्स आर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स, देन आपकी ग्रॉस रिसीट 75 lakhs तक होगी तो भी आप ये सेक्शन के अंदर जा सकते हो। प्रिजम्पटिव इनकम आपकी क्या होगी? 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। 50% प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी, 50% एक्सपेंसेस के लिए, इसीलिए बाकी के एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, सेक्शन में जाने के बाद नेक्स्ट ईयर हायर इनकम दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो, यस। लोअर इनकम दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो, यस। बट अगर आपने बिजनेस इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम बताया बट आपकी टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो फिर आपको बुक्स भी बनाना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। इधर वो 5 इयर्स का रेस्ट्रिक्शन आता नहीं है। आप ये साल में हायर लोअर इनकम दिखाओ, नेक्स्ट ईयर में वापस से आप 50% दिखाना चाहते हो इनकम, आप दिखा सकते हो। एडवांस टैक्स आपको वापस से एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा। चलो लास्ट सेक्शन दोस्तों 44 AE। अब 44 AE किसको एप्लीकेबल है? तो 44 AE अप्लाई होता है एलिजिबल असेसी दैट इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, किसी को भी अप्लाई होगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। आपका बिजनेस कौन सा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस है, और आपके पास जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 10 थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल के लिए आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 10। सो लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अब आपके पास अगर लाइट व्हीकल्स है अदर देन हेवी, मतलब लाइट व्हीकल्स, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो व्हीकल तुम्हें 7500 की इनकम दे रहा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। एंड अगर आपके पास हेवी व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स, तो हेवी व्हीकल्स का मतलब क्या? ऐसा व्हीकल जिसका वेट इज मोर देन 12 टन्स, मतलब 12,000 kgs, तो 1000 रुपीज पर टन फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वो आपको इनकम दे रहा है। अच्छा, अब आप व्हीकल के ओनर बन चुके हो, एग्जांपल लो जुलाई में, बट आपने व्हीकल यूज करना स्टार्ट किया दिसंबर में, आपकी प्रिजम्पटिव इनकम जो है ना वो जुलाई से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने मिल चुके हैं ऐसा हम मानेंगे। लेकिन दोस्तों फर्म के केस में, एक पार्टनरशिप फर्म के केस में सैलरी और इंटरेस्ट जो है वो तुम्हें एडिशनली अलाउ होगी। मतलब ये कैलकुलेशन करो 1000 और 7500 के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करो, और उसमें से आप सैलरी और इंटरेस्ट और अलग से माइनस कर सकते हो अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। हायर इनकम दिखा सकते हो, लोअर इनकम दिखाई, लोअर इनकम दिखाई खत्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। इधर आपको लोअर इनकम दिखाया, मतलब बिजनेस इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम बताया, आपको बुक्स बनाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपलसरी। टोटल इनकम हम देखेंगे ही नहीं कितनी है आपकी, टोटल इनकम हम आपकी नहीं देखेंगे। अब दोस्तों यहां पे आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हुआ। सो ये लेक्चर यहां पे एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।